हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है या फिर मई में होने वाला है, तो आप सभी के लिए ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर हमने न्यू बैच लॉन्च किए हैं अप्रैल एग्ज़ाम के लिए और मई एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसमें से जब भी आपके एग्ज़ाम हो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, गीगो का पूरा नाम क्या होता है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, गीगो का पूरा नाम। ठीक है, तो GIGO इसका क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए जल्दी से जवाब करेंगे। यहाँ पर गीगो का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन पहला करेक्ट है। आपका जो कंप्यूटर है वो गीगो सिद्धांत पर काम करता है। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने कंप्यूटर को इनपुट गलत दोगे तो आपको आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। ठीक है ना? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट ये गीगो का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलकाता, चेन्नई, पुणे या फिर न्यू दिल्ली? इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा कोलकाता से। याद रखना है, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई? कोलकाता से हुई। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? यानी प्रथम वैक्यूम ट्यूब को किसने डेवलप किया? अब एक बात और आप ध्यान रखना है, कई बार ये पूछते हैं कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। तो अगर आप देखेंगे जो प्रथम पीढ़ी है कंप्यूटर की, उसमें वैक्यूम ट्यूब का ही यूज हुआ था। ठीक है ना? वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड में फिर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, थर्ड में IC का यूज किया गया। तो यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब था ये फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था और इसको डेवलप किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? आप अगर संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप सबको देना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, डिस्क कॉपी कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लिनक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें राइट आंसर आपको देना है। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग या फिर नन ऑफ दीज? ऑप्शन यहां आपका बी हो जाएगा, मल्टी यूजर। याद रखना है। अगला सवाल है, बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहां पर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। और कई बार ये पूछते हैं कि बायोस का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो बायोस का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो सभी को याद रखना है, इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला, बूट सीक्वेंस का इस्तेमाल होता है। बूट सीक्वेंस उसे कहते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानने के लिए कौन सी कमांड हम यूज करते हैं, ये आपसे पूछा है। इसमें राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? इसमें सही जवाब आपका होगा पहला, यूनेम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में
किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, मीन जिसे आप नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन रिफ्रेशिंग किसे कहते हैं ये आपको बताना है। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी, यस रैम जो आपका होता है ये नॉन रिफ्रेशिंग होता है, और यस रैम का मतलब होता है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इससे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जो आपके कंप्यूटर में कैसे मेमोरी होता है, इस कैसे मेमोरी में यस रैम का ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा महंगी होती है, आपका जो रैम होता है जिसे आप डी रैम के नाम से जानते हैं उससे काफ़ी महंगी होती है यस रैम। अगला सवाल है, कौन सी फाइल एक बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर के बूट करते समय पढ़ा जाता है? ऐसी कौन सी एक बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर के बूट करते समय रीड किया जाता है? चलिए आंसर देना है सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी को लाइक करना है, और जो साथी अभी तक नए हैं चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगला सवाल है, मशीन भाषा के प्रोग्राम सभी मशीन के लिए समान होते हैं, यानी जो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम हैं वो सभी के लिए समान होंगे, है ना। मशीन भाषा में कोई प्रोग्राम डेवलप किया है वो सबके लिए समान होगा, तो ये कैसा होगा? ऑप्शन बी है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, वो सभी के लिए समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, फॉल्स है। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विंडो एनटी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है आपका, विंडो एनटी। अगला सवाल है, टाइम कमांड का उपयोग डैश समय प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी टाइम कमांड का इस्तेमाल डैश समय प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, किस समय को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन डी, सिस्टम टाइम। अगला सवाल देखो, डीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएसएम का पूरा नाम आपको बताना है। डीएसएम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ये डीएसएम का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? विंडोज 64 बिट को कौन सपोर्ट करता है ये आपको बताना है। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, विंडो एक्सपी। अगला सवाल देखो, पूछा गया है, निम्न में कौन सा प्रोग्रामों का समूह है? कौन सा ऐसा है जो प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, समूह है, ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं? एसेसरीज दिया गया है, पेंट दिया गया है, वर्ड दिया गया है, और ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन पहला, एसेसरीज। बहुत सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा डी, पाम ओएस। ये रियल टाइम नहीं है, बाकी सभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट पाम ओएस आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। अगला सवाल देखो, वे प्रणालियां जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देती हैं कहलाती हैं। वे प्रणालियां जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देती हैं उन्हें आप किस नाम से जानते हैं? यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्हें आप यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। यहां पर पूछा गया है कि वर्तमान प्रक्रिया द्वारा निष्पादन किए जाने वाले अगले निर्देश का पता डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टैक या पाइप। तो इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन बी है, प्रोग्राम काउंटर। अगला सवाल है, सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को डैश कहा जाता है। सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को किस नाम से जानते हैं? तो यहां सही आंसर हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पे, लॉजिकल एड्रेस।
मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए पते को डैश कहा जाता है। सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए पते को कहा जाता है। यहां पर सही जवाब होगा पहला, फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है CISC का फुल फॉर्म क्या होता है। CISC का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम आप सभी को बताना है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उबंटू को कब रिलीज किया गया था। उबंटू को कब रिलीज किया गया था? उबंटू क्या है? एक लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसे कब रिलीज किया गया और ध्यान रखना है, यह एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान रखना है। इसे कब रिलीज किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2004 में। अगला सवाल है, कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? ऐसे कौन से आइकन हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्टम आइकन, ठीक है ना। सिस्टम आइकन जो होते हैं वो जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं क्रिएट हो जाते हैं। क्या माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है? जो माउस का पॉइंटर होता है ना, उसके साइज को क्या आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? आंसर यस यानी ट्रू हो जाएगा। आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है 25 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था? यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नेस्कॉम के द्वारा फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर पूछा गया है फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत हुई कब? यहां पर आपको समय बताना है कि किस समय फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी को आंसर देना है। और जो साथी अभी भी क्लास से जुड़े हैं, आप सभी को टाइम याद रखना है। डेली 8:30 पर आपकी क्लास होती है, तो 8:30 PM पर समय से आप सभी को क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 फरवरी 2018। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो यहां सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, मैप रिड्यूस। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैप रिड्यूस। अगला सवाल आपको बताना है 29 में, निम्न में से कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और को संचारित करता है? यानी इसमें से कौन ऐसा है जो इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उसे उस जानकारी को किसी और को संचारित करता है, भेजता है? तो इसमें ऐसा कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्पाईवेयर। एक लाइसेंस उपयोगकर्ता को कॉपीराइट सामग्री उपयोग करने की अनुमति देता है। एक लाइसेंस जो होता है वो यूजर को कॉपीराइट सामग्री इस्तेमाल करने की परमिशन दे देता है। अगर आपको लाइसेंस मिला है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उस चीज़ के लिए आपको लाइसेंस दिया गया है तो इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, आपका ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर कर लेता है? 31 में आपसे पूछा गया है, ऐसा कौन सा एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है? उसको आप किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, इससे हम फायरवॉल कहते हैं। क्या होगा? फायरवॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और जो साथी चैनल पर नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहे। मॉक टेस्ट आप www.cccbyfish.com पर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।